अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामाबाद पुलिस वेब टीवी पॉडकास्ट। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं न सिर्फ शहीदों के डिपार्टमेंट से हैं बल्कि शहीदों के खानदान से भी हैं। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस में बतौर एआईजी इन्वेस्टिगेशन, एआईजी ऑपरेशन, एआईजी एस्टैब्लिशमेंट एंड एआईजी जर्नल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरी सिमरात इनायत अली शाह साहब हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्लाह पाक की मेहरबानी, करम का बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे लिए। सर सवालात करने से पहले एक जो ज़ाती तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, 4 आपके पास चार्ज हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मैं पहले तो ये समझता हूँ कि ये एहसास है मेरे हाई अप्स का या उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दी और इस यकीन के साथ कि मैं निभा सकता हूँ। और जब ये यकीन आपको दिला दिया जाए कि आप ये काम कर सकते हैं तो अंदर से एक करेज पैदा होती है, चाहे वो 1 चार्ज हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। तो पिछले कुछ अर्से से मैं 4 चार्ज निभा रहा हूँ, दिन का आप जिक्र कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से मैं निभा। इंसाफ कर पा रहे हैं 4 चार्ज के दरमियान? जी बिल्कुल, टाइम तकसीम कर दे हर एक के लिए, जिस तरह मैंने किया हुआ है टाइम मैनेजमेंट का, कि हम जिस तरह हमारे आईजी साहब का विजन है कि हम लेट आवर्स तक भी काम कर रहे होते बैठे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट करने के आसानी से उसमें एक दूसरे के साथ शक्ल नहीं होता काम। कुछ टाइम एक यूनिट को, थोड़ा टाइम दूसरे यूनिट को, फिर तीसरा टाइम तीसरे यूनिट को और चौथा टाइम चौथे यूनिट को थे, आराम से मैनेज होता है। क्या एआईजी ऑपरेशन एंड एआईजी इन्वेस्टिगेशन खुली कचहरियां भी मुनक्किद करते हैं? एआईजी इन्वेस्टिगेशन एंड कंप्लेंट्स का डोमेन है खुली कचहरी, तो वो डेली बेस पे ऑन बिहाफ ऑफ आईजी इस्लामाबाद मैं करता हूँ। कभी कभी आईजी साहब खुद भी आकर उसमें बैठते हैं, तो ये लाजमी होती है डेली बेस पे। ये हमारे सीपीओ में वहाँ पब्लिक की एंट्री की जाती है, पब्लिक सुबह सवेरे आना शुरू हो जाती है 10 बजे 10:30 बजे, और हमारा एक टाइम मुकर्रर है 1 बजे से लेकर शाम के तक। जो भी वहाँ पे मौजूद होता है उसकी बात सुनते हैं और इमीडिएटली वहीं से उनकी रिजर्वेशन के लिए जो ऑर्डर्स हैं पास करते हैं। यानी कि आम लोगों का भी सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आना जाना होता है? जी आप बिल्कुल सही कर रही है। हमारे पास डेली कभी 15, कभी 20 और 30 तक भी ये तादाद जाती है, और वो जनरल कंप्लेंट्स होती हैं। उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन अगर सही नहीं हो रही उसके बारे में भी बात हो जाती है। उनके अपने जो मसाइल होते हैं, कहीं पे ज़मीन का तनाज़ा है और कंसर्न डिपार्टमेंट उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा, मतलब जन हर किस्म की कंप्लेंट्स आती है। और हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथी हैं जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सारे इश्यूज तमाम मसाइल उसकी रिजॉल्व करके फिर में रिपोर्ट करती है और इसका बड़ा अच्छा हमें फीडबैक मिलता है। सख्त फैसले भी किए जाते हैं? किस बारे में? अपने पुलिस मुलाजमिन के खिलाफ जब शिकायत आती हैं तो एआईजी साहब सख्त फैसले भी करती हैं? जी बिल्कुल, उसमें ये नहीं है कि डायरेक्ट हमको फैसला कर लेते हैं किसी की कंप्लेंट आ गई। हमारा एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का डिपार्टमेंट भी वहाँ मौजूद है जो कि एआईजी इन्वेस्टिगेशन एंड कंप्लेंट के अंडर ही काम कर रहा होता है, और एक सीनियर लेवल का ऑफिसर उसको देखता है। तो जो भी कंप्लेंट होती है हम वहाँ फॉरवर्ड कर देते हैं, प्रॉपरली इंक्वायरी होती है, जिस पर इल्ज़ाम लगाया हमारे ऑफिसर के उसको भी सफाई का मौका दिया जाता है, और दूसरा कंप्लेनेंट उसके पास अगर कोई प्रूफ होता है उसको भी मैन्युअली देखा जाता है, और जब हो जाता है तो बिल्कुल जरूर सख्त फैसले लिए जाते हैं। कभी ऐसे होता है कि कंप्लेनेंट ही झूठ बोल रहा होता है, पुलिस ऑफिसर पे इल्जाम लगाया जा रहा होता है? तो ये तो इन्वेस्टिगेशन है। जब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी आप करते हैं तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी अलहदा हो जाता है। उस वक्त इल्जाम अलग के लिए क्या करते हैं आप? उनकी प्रॉपर डिपार्टमेंटल जो डिमांड है शोकाज दिए जाते हैं, उनकी प्रॉपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाती है, एक सीनियर लेवल का ऑफिसर, और उसको हर किस्म की सफाई का मौका दिया जाता है। पहली जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की इंक्वायरी है उसको आप कहने को फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होती है। अगर वो उसके अगेंस्ट कोई चीज़ चली जाए फिर प्रॉपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, शोकाज दिया जाता है, चार्जशीट किया जाता है, वो अपनी सफाई में जो भी बयान देना चाहता है, जो भी अपनी प्रूफ देना चाहता है वो देगा। फिर उसके बाद जो सीनियर गजेटेड ऑफिसर होता है वो उस पर देता है कि जी ये गिल्टी है या नहीं। तो उसके बाद फिर जो तरीकाकार है कि वो अगर मेजर पनिशमेंट के लिए अवार्ड की जानी है या
इंफॉर्मेशन, उसके मुताबिक फैसला होता है। जो कंप्लेनेंट झूठ बोलता है, जस्ट इल्जाम लगाता है, बाद में सच पता चलता है तो पुलिस ऑफिसर जो है उसमें जो है मजलूम साबित हो जाता है बेचारा। तो कंप्लेनेंट के लिए आपने क्या लाया रखा हुआ है, उसके खिलाफ क्या आप करते हैं? देखिए, अगर उसने कोई हीनियस किस्म का क्राइम या इस किस्म का इल्जाम लगाया है तो फिर तो उसके खिलाफ जो हमारे पास कानून है, रूल्स हैं, उसके मुताबिक कार्रवाई हम लाजमी करते हैं कि एक हमारे पुलिस ऑफिसर को उसने डिफेम किया है। लेकिन अगर नॉर्मल सी कोई चीज़ हो तो फिर पुलिस का ये काम नहीं है कि हर कंप्लेंट के अगेंस्ट वो कंप्लेनेंट के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दे। जो हमारा भी असल काम है पुलिसिंग, टू सर्व द पीपल, फिर वो रह जाता है। खुद उनको एहसास हो जाता है कि जी हमने गलत किया है, उसकी देखा देखी फिर बाकी लोग इस किस्म की गलत कंप्लेंट्स लेके आ रहे होते हैं, खुद रुक जाते हैं। यदि पुलिस सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती है अपनी आवाम के लिए? जी ज़रूर, उनकी हर बात सुनी जाती है। उनको कभी भी ये नहीं कहा जाता कि नहीं हम आपकी कंप्लेंट नहीं लेते हैं या ये हमारे रिलेटेड नहीं है। हमारे आईजी साहब की बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं कि कहीं भी कोई कंप्लेंट आपके पास आती है आपने रिसीव करनी है। उसके लिए 1715 का जैसे उनको पता है ना, वो सिस्टम भी चल रहा है। तो हम हर कंप्लेंट लेते हैं। अगर वो किसी और इदारे के मुतालिक है, किसी और प्रोविंस के मुतालिक है, तो हम उनकी जो अथॉरिटीज़ है उनको लेटर लिख देते हैं कि जी इस किस्म की कंप्लेंट हमें मिली है, आप काइंडली कंप्लेंट को कॉल करके सुन लें और जो कुछ इशू है साफ कीजिए। ये नाइंसाफी नहीं है कि आपके मुलाजिम के अगेंस्ट अगर कोई छोटी सी भी कंप्लेन आती है आप उसको शोकाज, सस्पेंशन, डिसमिसल, और अगर एक कंप्लेनेंट जो है वो झूठा साबित हो जाता है तो उसको आप माफ कर देते हैं जस्ट इसलिए कि वो एक आम पब्लिक का बंदा है और पुलिस जो है उसके खिलाफ कोई का बस पति ख्याल है कि उसमें फिर पुलिसिंग डिस्टर्ब होती है। अगर हमारे पास डेली, मिसाल दे रहा हूँ कि 50 कंप्लेंट अगर आ जाती हैं जो गलत होती हैं, तो फिर हम 50 बंदों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करते हैं। उसमें मैंने पहले अर्ज किया कि जो हीनियस क्राइम, जो हीनियस किस्म के एलिगेशन है, उन पर तो लाजमी होती है कंप्लेनेंट के खिलाफ। लेकिन छोटी मोटी चीज़, जी मुझे इसने साहब बदतमीजी की, ये किया, वो किया, बाद में पता चलता है कि जी किसी मोटरसाइकिल वाले का चालान हुआ, इसके पास लाइसेंस नहीं था, जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, और उसको अगर रोका गया तो आजकल तो इस चीज़ को देखा जाता है कि जी हम क्यों रोका गया। ये नहीं देखा जाता कि पुलिस अपना कौन सी ड्यूटी, कौन सा किरदार अदा कर रही, चाहे वो बारिश में है, चाहे धूप में है, जहाँ भी है। उनको अपनी एक बहुत ही है कि जी हमारी इज्जत नासम जरूरी, हमको इस किस्म की कंप्लेंट ज्यादा होती। अब इस कंप्लेंट पर जब हमारा बंदा मासूम है या इनोसेंट या गिल्टी साबित नहीं होता है तो हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करते, ना अपने डिपार्टमेंट के बंदे के खिलाफ ना दूसरे बंदे। उनको समझा बुझा दिया जाता है कि जी आप आइंदा एहतियात कीजिए। ज्यादातर कंप्लेंट्स किस तरह की होती हैं? ज्यादातर कंप्लेंट्स हमारे पास आ जाती हैं इसी रवैये। हम अपने जो सेशन कराते हैं अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के, जूनियर स्टाफ के, वो इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस होता है कि पब्लिक के साथ मिसबिहेव ना हो, बदतमीजी ना हो। लेकिन जब 8-9 घंटे ड्यूटी करने के बाद जब हमारा बंदा थोड़ा एग्जॉस्टेड हो जाता है और उस वक़्त कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है कि कोई बंदा आता है और वो अपने आप को बिल्कुल ठीक समझ रहा होता है, हालांकि वो गलत होता है। फिर आम सी मिसाल देता हूँ कि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ या उसने कोई इशारा क्रॉस कर दिया, जंप कर दिया, हम उसको रोकते हैं तो वो समझता है कि मैं सही हूँ और जो पुलिस ड्यूटी कर रही है वो गलत है। उसकी कंप्लेंट हम लेते हैं। सही। जब कंप्लेंट के बाद जो वेरीफाई होती है, जब प्रूफ देखे जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज देखी जाते हैं, तो पता चलता है कि जी हमारे बंदे की कोई गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। तो ये एक सिस्टम का हिस्सा है। उनको बुलाना, शोकाज देना, सस्पेंशन, ये सब इसका हिस्सा है कि इसको इस अंदाज से कभी भी हमारा स्टाफ या हमारे ऑफिसर नहीं लेते कि हम अपने बंदे को डिग्रेड या डिफेम कर रहे हैं। एज एन एआईजी एस्टैब्लिशमेंट पुलिस मुलाजमीन के लिए भी ये मौका है कि खुली कचहरियों में वो भी अपने छोटे मोटे मसाइल आपको बयान कर सकते हैं। बिल्कुल, वीकली बेस पे होती है। अच्छा जी, हर बूथ के दिन और एआईजी एस्टैब्लिशमेंट में महतात हैं, उनकी एप्लीकेशन एक हफ्ते में आ जाती है, को बुलाते हैं। किसी की लॉन्ग लीव का मसला होता है, किसी की कोई सजा का मसला होता है, जो भी वो आके बताना चाहे ओपन हम उनको उसी तरह बिठाते हैं, इज्जत देते हैं और उनकी बात सुनते हैं और इमीडिएटली उसी मौके पर ही फैसले किए जाते हैं। क्या वहां पे भी ये इंसाफ बढ़ता जाता है कि एक कांस्टेबल अगर अपने एएसआई, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी बन के आला छान के खिलाफ कंप्लेन लेके आता है तो तब भी? जी बिल्कुल, ये तो खूबी है, ये तो खूबसूरती है हमारे डिपार्टमेंट की कि वहाँ जब आप खुली कचहरी टाइप या
अर्दी रूम में आके बात करते हैं, आपको खुल के बात करने की इजाज़त होती है। इवन कि अगर कोई इंक्वायरी अफसर या मैं खुद भी अगर वहाँ बैठा हूँ और मुझ पर भी एतराज़ हो जाए तो मैं बड़े खंदक पेशानी से उसको सुनता हूँ और फिर अपनी कंप्लेंट मैंने कई दफ़ा अपने सीनियर ऑफिसर को भेजी है कि जी फिलहाल ऑफिसर को मुझसे ये गीला है, उसको हाई रैंक के ऑफिसर सुनते हैं और जो भी डिसाइड होता है कबूल करते हैं। That's amazing. तबादले किस बिना पर किए जाते हैं? क्या महकमाना और गैर महकमाना सिफारिशात भी कबूल की जाती हैं? नहीं, महकमाना तबादले नॉर्मली जो हमारी एसओपी बनी हुई है कि जी उसके मुताबिक होंगे, एक टाइम फ्रेम होता है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि हमारा कौन सा कांस्टेबल, हमारा कौन सा हेड कांस्टेबल, हमारा कौन सा एएसआई सब इंस्पेक्टर इस जॉब के लिए मौजूद। एक बंदा है कि जिसने ट्रैफिक कोर्स भी किया हुआ है, अच्छी ट्रैफिक को कमान कर सकता है और उसको इन्वेस्टिगेशन की नो-हाउ थोड़ी कम है, तो उसको अगर हम इन्वेस्टिगेशन में लगा दें तो उसका भी नुकसान है और डिपार्टमेंट के नुकसान। तो हम उसको ट्रैफिक में रखते हैं तो वो ट्रैफिक कंट्रोल। इसी तरह एक हमारा ऑफिसर है जो कि इन्वेस्टिगेशन का माहिर है, अच्छी तफ्तीश कर सकता है, तो हम उसको इन्वेस्टिगेशन में रखते हैं, ऑपरेशन में नहीं भेजते। हाँ, जाना जब जरूरी होगा तो जरूर भेजेंगे, उसकी तो रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन जहाँ वो अच्छा डिलीवर कर रहा है तो ज्यादातर पोस्टिंग वहाँ रखी जाती है। फिर उसका किन्वत मुताबिक है हमारे रूल्स के मुताबिक एक अरसा उसने कितना गुजारना है, एक थाने में दूसरे थाने में। हाँ, अगर किसी अहम केस के लिए भी उसकी जरूरत है इन्वेस्टिगेशन वाले की या ऑपरेशन वाले की, तो उसकी बगैर किसी इसके भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर एक बंदा ट्रैफिक अच्छी मैनेज कर सकता है तो क्या वो 25 साल महकमे में से ट्रैफिक में गुजार देगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 25 साल में देखें उसकी कितनी प्रमोशन डी हो जाएंगी। इसके दरमियान उसने बहुत सारे कोर्सेज भी करने हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट करना है, चाहे एडवांस कोर्स करना है, चाहे अपर कोर्स करना है। तो जैसे जैसे उसका रैंक बढ़ता जाएगा तो उसकी जो क्वालिटीज हैं वो भी उभर के सामने आती जाएंगी। जरूरी नहीं है कि 25 के 25 साल उसको एक ही जगह पे रखा जाए। वो एसएचओ भी लगेगा, वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी लगेगा, वो डॉल्फिन में भी आएगा, वो सिक्योरिटी ड्यूटी भी करेगा, वो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी भी करेगा और जब जरूरत होगी ट्रैफिक की ड्यूटी करेगा। आपने देखा होगा कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो हमारे कांस्टेबल से लेकर हाई रैंक्स तक सबकी तखसीस खत्म हो जाती है। सब एक जगह पर इकट्ठे खड़े होके जो भी अहम ड्यूटी होती है, चाहे मुहर्रम हराम की हो, चाहे चहलम की हो, चाहे इस किस्म के जो भी इवेंट आ रहे हैं उनके नेशनल और नेशनल लेवल के, हम सारे इकट्ठे एक जगह पे खड़े होते हैं। फिर उसमें ये नहीं होता कि ये इन्वेस्टिगेशन वाला बंदा है, ये ट्रैफिक वाला बंदा है, ये डॉल्फिन का बंदा है। महमूद अयाज एक ही सपने एक ही सपने खड़े होकर अदा कर रहे होते हैं नमाज। सही हो गया। एज इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता होगा ये डिसाइड करना कि ऑपरेशन डिवीजन में कितनी नफरी रखी जाए, ट्रैफिक में कितनी रखी जाए, हेडक्वार्टर्स में, इसी तरह सिक्योरिटी डिवीजन में, कैसे जस्टिफाई करते हैं? इसमें तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा जवाब है कि हर हमारे डिवीजन की अपर सबऑर्डिनेट, लोअर सबऑर्डिनेट की एक स्ट्रेंथ मुकर्रर है। जैसे सैंक्शन स्ट्रेंथ है पूरे इस्लामाबाद की कि इसमें कितने ऑफिसर्स होंगे, कितने गजेटेड ऑफिसर हैं, कितने सब इंस्पेक्टर होंगे, कितने इंस्पेक्टर्स होंगे, कितने कांस्टेबल, कितने हेड कांस्टेबल्स होंगे। इसी तरह हर हमारे डिवीजन की, चाहे वो ऑपरेशन डिवीजन है, चाहे सिक्योरिटी डिवीजन है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे सिटी है, हर एक ऑफिसर और उनकी जूनियर स्टाफ की तादाद मुकर्रर है। तो ये तो सिंपल है, जब भी हमारी स्ट्रेंथ पूरी होती है उसी डिवीजन को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑफिसर दे दिए जाते हैं। बाकी जो उनके हेड ऑफ डिवीजन होते हैं वो उनके मुताबिक उनकी डिप्लॉयमेंट करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का काम उनको देना होता है डिवीजन को, आगे डिवीजन को उनकी मुनासिब जगह पर जो हाई रैंक ऑफिसर होते हैं वो डिप्लॉय करते हैं। सर, आपका एएजी एस्टेब्लिशमेंट, एएजी ऑपरेशन, एएजी इन्वेस्टिगेशन की तो समझ आती है। एएजी जनरल की जिम्मेदारियां क्या होती हैं एक आम पब्लिक के लिए? थोड़ा सा अगर आप डिफाइन कर दें कि जनरल एंड डेवलपमेंट, ये नाम आप दे सकती हैं। जनरल की डेवलपमेंट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, जिस तरह नए थानों का तामीर, उनकी देखभाल, उनकी वेलफेयर, ये चीजें जो है जनरल एंड डेवलपमेंट देखा है। एक थाना हमारा खस्ता हाल है, वहाँ पे अच्छी होनी है तो उसके लिए नई जमीन देखना और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे उसकी अलॉटमेंट करवाना, उसकी कब्जा लेना, फिर उसके बाद उसकी तामीर की जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करना। ये मैंने एक मिसाल दे दी थाने के मुताबिक। इस तरह जनरल और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जनरल एंड डेवलपमेंट में आती हैं, जो कि पुलिस के नफरी हमारी है उसकी बेहतरी की काम किया जाता है। जिसमें आपको पता होगा कि हमारा पुलिस फाउंडेशन हॉस्पिटल बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, कितना ह्यूज, और इसमें सिर्फ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनके अलावा पब्लिक के लिए भी वो खुला होगा।
और बेहतरीन फैसिलिटी, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बाकी हॉस्पिटल अगर जहाँ पे हैं उनके मुकाबले में ही ये चलेगा, और हमारे पुलिस वेलफेयर इसमें बड़ी अच्छी होगी। ये बहुत अहम प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके साथ साथ एक तो सर यहाँ मैं पूछना चाहूंगी, ये कंप्लीट हो गया है या कितना? नहीं, अभी है उसमें कम से कम 1 साल का और बाकी है, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर वगैरह बाकी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन इक्विपमेंट वगैरह, उसके अलावा जो एक्सपर्ट बंदे हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल क्लियर, उन पे ये एक पॉइंट नहीं चाहिए, वो बाकी है। बाकी बिल्डिंग वगैरह वो फाइनल स्टेजेस पे है। बाकी जो चीज़ें कितने बेड्स का बना रहे हैं सर? 250, उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। इनिशियली जो है वो 250 का ले रहे हैं जी। जो कंप्लीट होगा वो 250 का होगा, फिर साथ साथ इसको 400 बेड तक ले जाया जाए। ये तो सर होगी महकमाना बातें सारी। अभी आप ये बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस में आने से पहले कहाँ कहाँ अपनी खिदमत आपने सर अंजाम दी? इस्लामाबाद पुलिस में मुझे 2 साल हुए हैं। 2023 में मैंने इस्लामाबाद पुलिस ज्वाइन की है। उससे पहले मेरी तमाम सर्विस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की है। खैबर पख्तूनख्वा में मैंने सारी ड्यूटी की है। वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मेरी पोस्टिंग गई है। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की तरफ कैसे आना हुआ? क्या किसी ने इसके लिए मोटिवेट किया या खुद से ही जो मोटिवेट हुए, या दिल में कहीं बचपन से उमंग थी कि मैंने भी पीएसपी बनना है? 2 बातें कह सकते हैं। मेरे वालिद, मेरे बड़े चचा वही पुलिस डिपार्टमेंट से थे, कुछ जीन्स में पुलिस के वो शामिल है। दूसरा, जब प्रैक्टिकल लाइफ हमने स्टार्ट की या शुरू कर रहे थे, उस वक्त हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने इस चीज़ को बड़ा हमें सपोर्ट किया कि पब्लिक को सर्व करने के लिए सबसे बेहतर डिपार्टमेंट कौन सा है, जहाँ पर फरियाद आपको आके मिली, जहाँ पर दुखी इंसानियत, दुखी लोग, तकलीफ वाले लोग आपसे आके मदद मांगे। बिल्कुल अल्लाह पाक की तरफ से ये वदियत होती है इंसानों के लिए। ये एक ऑनर है कि आप किसी दुखी इंसानियत के, किसी बंदे की जो आपसे आके मदद मांगता है, आप उसकी हेल्प करें। एक ये जज्बा था जिसको हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हमारे अंदर रखा। तो जब वैकेंसी आई, पोस्टें आई, तो ऑनर के साथ इसको पास करके हम इस जगह पे आए हैं, सर्व किए, और खुशी होती है। कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमने किसी गलत डिपार्टमेंट का इंतखाब किया है। आज भी फख्र है इस पर और आइंदा भी रहेगा। और हम भी यही मोटिवेट करते हैं अपने जवानों को, अपने मिलने वालों को, कि यार इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर। जो पब्लिक में हमारी एक रेपुटेशन गई है वो बिल्कुल गलत है। उसको 50% पुलिस को उन्होंने कबूल किया है, 50% कबूल नहीं किया है, वो सिर्फ इसी रेपुटेशन की बुनियाद पर। और हमने इसको क्लियर किया है। मैंने अंदर आके, मैं इस काफी अरसे से इस एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ। जितना हम सर्व कर रहे हैं, जितनी हम खिदमत कर रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट भी कर रहे होंगे यकीनन, लेकिन हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। ये 2 बजे कुछ भी आपको फील होता है, आप 1715 पे कॉल करते हैं, 15 पे कॉल करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस की कोई भी तकलीफ हो, आपको एम्बुलेंस चाहिए, आपको पुलिस की हेल्प चाहिए, जिस किस्म की जरूरत हो, रात को कोई चोर डकैत का आपको अंदाजा हुआ है, शक हो गया, तो सबसे पहले आपके जहन में किसी चीज का नाम आता है तो वो पुलिस। बिल्कुल ऐसी है। तो इससे बड़ी इज्जत अफजाई और क्या होगी। हम अपना काम करते रहेंगे, पुलिस हमारे मुतालिक जो जो चीजें हमें दे रही है हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अवाम हमारे मुतालिक जो भी सोचती है, खैर कोई बात नहीं। बिल्कुल, वो तो कभी भी जब आप डायरेक्टली अवाम के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो कुछ लोग जो होते हैं, अभी आपसे पहले जवाद तारिक साहब का इंटरव्यू कर रहे थे हम, तो उन्होंने यही बताया कि एक बंदा आता है ना, 2 पार्टीज आती हैं, तो एक पार्टी आपसे राजी होती है, एक ने आपसे नाराज होना ही होता है। वो ऐसी बात है, वो परसेप्शन तो वही रखता है। दूसरा, मंजिल की तरफ जाते हुए ना आपके सामने छोटे बड़े कई पत्थर आएंगे, आपने हर पत्थर को इधर उधर हटाना और पत्थर को इधर उधर करना शुरू कर दिया, फेंकना शुरू कर दिया, तो मंजिल आपसे दूर होती जाएगी, टाइम ज्यादा लेगी। तो पत्थर खैर की जगह पे पड़ा रहे, जितना भी है, आप अपनी मंजिल को देखिए कि मैंने क्या करना। बिल्कुल ऐसी है। सर, आपने केपी में ज्यादा परफॉर्म किया, उसके बाद अभी इस्लामाबाद पुलिस को आपने ज्वाइन किया, कोई फर्क महसूस हुआ? बहुत फर्क महसूस हो, बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए, हर इलाके की, मैं सिर्फ केपी या इस्लामाबाद की बात नहीं करता, बाकी प्रोविंसेस को भी ले लें, और हर एक की अपना माइंड सेट होता है जी। इस्लामाबाद का कुछ और है, केपी का कुछ और है, और बाकी प्रोविंसेस का कुछ और है। तो बेसिक ट्रेनिंग जो हमें दी जाती है वो इसी चीज की है कि हमने क्राइम फाइटिंग करनी होती है,
किस अंदाज से करनी है वो उस इलाके की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक देखकर हम अपने आप को डालते हैं कि अगले की, उस इलाके के अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए, कल्चर का ख्याल, उनकी हर एक चीज को देखते हुए, सोसाइटी क्या डिमांड कर रही है, किस चीज को अच्छा समझ रही है, किस चीज को बुरा समझ रही है, वो केपी और इस्लामाबाद में बहुत फर्क है। तो हर ऑफिसर हमारा, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और हो, उस इलाके की मुनासबत से खुद को ढालता है। सही। मैंने पहले कहा ना कि असल चीज अगर आपके सामने है ना कि हमने पब्लिक की खिदमत करनी है, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि वो केपी हो या इस्लामाबाद। सर कितना अरसा हो गया पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया हुआ? अगर ओवरऑल देखें तो मेरी 31 साल सर्विस हो गई है। 95 में मैंने ज्वाइन किया है एज ए ESI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद आपने CSS किया सर? नहीं, CSS नहीं किया मैं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के थ्रू आया हूँ। केपी पुलिस ज्वाइन की है बतौर ASI और दर्जा बदर्जा फिर सब इंस्पेक्टर यानी SHO और फिर इंस्पेक्टर, फिर DSP और फिर उसके बाद SP के बाद फिर मेरी 2022 में इनकैडरमेंट हुई है बतौर PSP। माशाल्लाह, इतने ज्यादा तजुर्बात हैं। कोई यादगार तजुर्बा जो आपको आज तक याद हो, कुछ कोई अच्छा हो, कोई बुरा, कोई जो भी? इतने ज्यादा वाकयात हैं, इतने ज्यादा हैं कि आपको 3 प्रोग्राम और करने पड़ेंगे। बिल्कुल कर लेंगे सर। ठीक है। ज्यादातर मैं चूंकि कंटिन्यूसली 10 साल SHO रहा हूँ केपी के तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में। अच्छा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर थाने में कोई ना कोई ऐसा वाकया आ जाता है। तो हजारों वाकयात हैं। कोई ऐसा जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हो आपके? हाँ, एक मर्डर देखा था मैंने 2007 में। अच्छा। वुमेन यूनिवर्सिटी थाना है हमारा डे खान का। उसमें एक शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल किया था और तो कैसे किया था कत्ल, जिससे हम घास काटते हैं, वो के सर में लगा था। रिपोर्ट हो गई, चले गए हैं। खैर केस बड़ा कामयाब हो गया, बाद में उसको सजा भी हो गई थी, मुलजिम भी पकड़ा गया था। जो सबसे अहम चीज थी जो हम देखते हैं इंसानियत की, मुझे पता चला बाद में जब दफन वगैरह हो गए खातून, कि वो हाफिज़ कुरान थी और जब वो पढ़ रही थी कुरान मजीद तो उसको अनजान या बेखबर समझ के उसके हस्बैंड ने उसके सर पे वार किया था और वो इस पे बैठी हुई थी, मुसल्ले पे बैठी हुई थी। और उसके मुतालिक ये भी था कि उसने कभी भी पर्दा के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकाला था। इवन कि अपने देवर वगैरह जितने भी उनके नामहरम शरई पर्दा कहते हैं, वो उनके सामने भी नहीं जाते थे। मैं, मेरी लेडी कांस्टेबल, मेरे साथ और जो ऑफिसर थे इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, जब हम क्राइम सीन की तरफ गए तो मैंने लेडी को अंदर भेजा। मैंने कहा जी डेड बॉडी को आप देखिए, फिर मुझे बताएं, उसको कवर दें ताकि खातून ने उसका वो पर्दा वो ना हो। तो जब वो बाहर निकल के आई उसने कहा कि सर उसका बाकी सब कुछ तो मैंने कवर किया हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पे सारे बाल हैं। यानी जब उसको मर्डर किया गया तो उसके चेहरे के सर के सारे बाल उसके चेहरे और गर्दन पे आ गए और दुपट्टा भी उसके खून की वजह से वहां चिपक गया था। यानी आप अंदाजा करें कि मेरे रोंगटे इस चीज से खड़ा हो गया कि अल्लाह पाक ने उसकी इस्मत और पर्दे को उसकी मौत के बाद भी कायम रखा, कि एक गैर मर्द उसकी मौत के बाद भी उसका चेहरा या उसका वो नहीं देख सका। और इस चीज को आज तकरीबन 18-19 साल हो गए मुझे, मेरे ज़हन से वो नक्शा नहीं निकलता। ये तो हो गया थोड़ा सा दिलखराश वाकया। इतनी साला सर्विस में आपकी कलम से कोई ऐसा फैसला हुआ हो जिसने आज तक आपको मुतमईन रखा हो कि आपने बहुत बेहतरीन फैसला किया था? बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम वक्त पे फैसला कर लेते हैं, उस वक्त हम कहते हैं ये ठीक है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद हमें उसका एहसास होता है कि हमने गलत फैसला किया है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन ऐसी हैं जिसमें हमें बाद में पता चल गया कि ये हमने फैसला बहुत अच्छा हुआ है, जिसको हम गुनाहगार समझ रहे होते हैं, लेकिन एविडेंस के थ्रू जब वो प्रूव हम करके कोर्ट में देते हैं तो कोर्ट एक एक चीज को देखती है। कोर्ट ये नहीं देखती कि पुलिस ने इसके खिलाफ क्या लिखा है,
इसको गिल्टी किया है या इसको इनोसेंट लिखा है। वो हमारे दिए गए प्रूफ के मुताबिक चल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बात हमें पहले ही यकीन हो जाता है कि ये सजा हो जाएगा बंदा। कई ऐसे केसेस है, मैं दर्जनों आपको बता सकता हूँ। सर एक निहायत ही जाती सवाल जी। इतनी सर्विस में सारे फैसले आपने किए, अवाम आपके दरवाजे पे आती, आप अच्छे फैसले यकीनन करते रहे। यहाँ पे अभी चार्ज है आपके पास, किसी की पोस्टिंग के फैसले करने हैं, किसी की इन्वेस्टिगेशन के करने हैं, हर तरह के फैसले। घर में फैसले कौन करता है? क्या वहां पर भी आपकी असल में मेरा बैकग्राउंड जिस घर खानदान से है वहाँ पे फैसले मिलके किए जाते हैं। वहाँ पर पहले जो है वो बुजुर्गों को देखा जाता है। मैं जितना भी बड़ा हो जाऊं, अगर मुझसे घर खानदान में कोई बड़ा मौजूद है तो तमाम फैसले वो करते हैं किसी भी चीज़ के। हाँ, खाना में क्या पकाना है, सब्जी कौन सी पकानी है, ये फैसला आप समझ रहे हो कि कौन करता है। बच्चों की तरबियत ये भी मिल के फैसला किया जाता है, फैमिली में बैठ के किया जाता है। उसमें बुजुर्ग भी शामिल होते हैं, उसमें बुजुर्ग खवातीन भी शामिल होती हैं, क्योंकि सिर्फ हमने बच्चों को नहीं देखना होता, इसे हमने अपनी बच्चियों को भी देखना होता है कि वहाँ पे वो कहाँ पे सीखे हो रहे हैं, कहाँ उनका निज़ाम तालीम बेहतर होगा। तो ये फैसला फिर हम मर्द बैठ के अकेले नहीं करते, हमारे साथ घर की खवातीन जो पहले भी पढ़ लिख के आगे जा चुकी होती हैं वो सारे मिल के बैठ के करते हैं और उसका हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। बेहतरीन। सर कितने बच्चे आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह से। गिला करते हैं कि वक्त कम देते हैं इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात? हाँ, जब छोटे थे बचपन में उस वक्त उनको ये शिकायत होती थी, गिला नहीं करते थे, शिकायत होती थी। लेकिन जब बड़े हो गए रियलाइज कर लिया कि उनका वक्त किसी ऐसे बंदे को मिल रहा है जिसको सही जरूरत है। वो मेरे साथ घूमने फिरने जाएंगे या मेरे साथ बैठ के गप्पे मारेंगे बच्चे, यही होगा ना। और उसके बदले अगर मैं किसी उस इंसान को वो टाइम दे रहा हूँ उनका कि जिसको मेरी ज्यादा जरूरत है, उसके किसी दुख का मदावा बन रहा हूँ, तो ये चीज उनको जब रियलाइज हो गई तो कुछ नहीं आता। सर पुलिस ऑफिसर तो बड़े सख्त गिर से हो जाते हैं ना अपने ड्यूटीज की वजह से, तो बच्चों के साथ कभी कोई सख्त रवैया नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जो प्यार वाली सख्ती है वो तो चलती रहती है, डांट डपट ये चीजें, लेकिन कोई ऐसा चीज अभी तक उनके सामने नहीं है जिस पर उनके सख्ती की जाए या जिनको डांटा डपटा जाए। बाकी बच्चों से छोटी मोटी कोताहियां हो जाती हैं, वो बड़ों का काम ही ये दरगुजर करना। सही। ये मानती है वैसे कि पुलिस ऑफिसर सख्त गिर हो जाता है, थोड़ा सा अपनी नेचर से चेंज हो जाता है थोड़ा? हाँ, नेचर ऑफ ड्यूटी की वजह से बाल दफा उसमें थोड़ी सख्ती आती है सख्ती। लेकिन वो सख्ती जहां तक मैं समझता हूँ वो क्रिमिनल्स के लिए क्रिमिनल्स के लिए होनी चाहिए। अपने जो कोलीग्स हैं, अपना घर खानदान है, अपने दोस्त अहबाब है, उनके लिए तो नहीं होती। इंसान वही है, अच्छा है कि जो हर वक्त अपने ऊपर पुलिसिंग तारी ना रखे। जब जरूरत है, अगर आप 24 घंटे में से 20 घंटे पुलिसिंग कर रहे हैं ना, तो 20 घंटे पुलिसिंग कीजिए। 4 घंटे अगर आपने फैमिली को देने हैं तो फैमिली के साथ पुलिस वाला रवैया नहीं रखा जा सकता। उनकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कोई क्राइम की रिपोर्ट हमें नहीं कर रहे होते, वो किसी तकलीफ की रिपोर्ट हमें नहीं कर रहे होते, वो अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो वहां पर अगर किसी फीलिंग्स को अगर सख्ती से कुचला जाए, किसी की भी हो, चाहे अपनी हो चाहे किसी और की हो, तो ये अच्छी बात नहीं होती। मेरे नजदीक तो ये है। बेहतरीन। सर आपने पहले बताया कि आपने बतौर SHO फ्राइज भी सर अंजाम दिए हैं, उसके अलावा भी AIG के ओहदे पर भी फाइज है माशाल्लाह से। तो कौन सी ऐसी शिकायत या ऐसे केसेस जो इनायत अली शाह साहब के सामने आते हैं और वो उन्हें एकदम से मुश्तइल कर देते हैं? किसी मजलूम के साथ जब ज्यादती की जाती है और उसको प्रॉपरली नीचे देखा नहीं गया होता, या तो शायद मैं बात कर रहा हूँ, शायद वो जो कंप्लेनेंट होता है उसको सही तौर पे बयान नहीं कर सका, जिसकी वजह से उसकी जो शिद्दत होती है उसके जुर्म की, वो पुलिस तक सही नहीं पहुंचती। और जब वो कंप्लेनेंट नीचे से कंप्लेंट लेकर ऊपर हमारे पास आता है कि जी इस मेरी चीज को एड्रेस नहीं किया गया, इस चीज को नहीं देखा गया, उस चीज को नहीं देखा गया, जो कि हमारी जिम्मेदारी होती है अपने हमारे जूनियर ऑफिसर की, तो वहां पर इनायत अली शाह को जरूर सख्ती करनी पड़ती है।
और मैं करता भी हूँ। ये सख्त गिर पुलिस ऑफिसर कभी रोया भी है? अपने लिए तो नहीं, लेकिन जो सबसे अहम वाकया मुझे जहन में इस वक्त आ रहा है, कोहाट में एक शहीद के बेटे के लिए मेरे आंसू नहीं रोक रहे थे। मैंने अपने हाथों से कई शोहदा के कटे फटे आज़ा उठाए हैं बम धमाकों में, क्योंकि केपी में तो आपने देखा होगा पिछले 15-20 साल से इस किस्म की बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे थे। बन्नू, DI खान, लक्की, हंगू, करक, कोहाट, कई ऐसे हमारे पुलिस के शोहदा थे जिनके खून आलूद जिस्म मैंने अपने हाथों पे उठाए, लेकिन दिल ने बड़ा बर्दाश्त किया। आंसू भी आए, लेकिन वो एक शिद्दत वाले आंसू जो थे ना, वो एक शहीद के बेटे के लिए। कोहाट में हमारी पोस्टिंग थी। हमने प्लान किया कि यौम शोहदा के मौके पर मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस में जाके, जहाँ पर शोहदा के बच्चे ज़ेरे तालीम है, तो वहां उनको जाके गिफ्ट देते हैं। तो एक स्कूल में एक शहीद का बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ रहा था, तो सिर्फ वहाँ की इंतजामिया से मैंने रब्ता किया कि मेरे साथ कुछ और स्टाफ के लोग होंगे, हम आएंगे और उसी क्लास में जाके आपके सामने, उस क्लास के बच्चों के सामने उनको गिफ्ट्स देंगे और बताएंगे कि जी आपके अब्बू ने, आपके वालिद ने क्या कारनामा किया और वो हमारे हीरो हैं। यहाँ पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि उस वक्त आप किस पोस्ट पे थे? मैं SSP ऑपरेशन था उस वक्त कोहाट। ठीक है, तो मेरे साथ मेरे SHO, कंसर्न DSPs, जो हमारे वेलफेयर के इंचार्ज थे, वो तकरीबन 15-20 लोग तो हमारे साथ भी थे। स्टॉक भी अंदर चला गया। जब हम कमरे में गए हैं उसके रूम में, तो किसी को एहसास नहीं था कि हम कौन हैं, क्यों आए। जब अंदर कमरे में पहुंच गए, क्लासरूम में पहुंच गए, क्लास चल रही थी, टीचर मौजूद था, तो मैंने तारुफ करके बताया कि जी हमारे दरमियान इस तरह एक बच्चा मौजूद है जिसके वालिद ने, सॉरी मुझे रियली मैं अभी भी जज्बाती हो रहा हूँ इस चीज पे, आपके सामने मौजूद है, आपकी क्लास में मौजूद है और आपको उसकी अजमत का पता नहीं है कि आप इसके वालिद ने हमारे लिए क्या किया है। आज हमने जो वर्दी पहनी हुई है, जो आज हम पब्लिक आराम सुकून से सो रही होती है, वो इसके वालिद की बहादुरी की वजह से है। जब हम पहुंचे, वो बच्चा उठ के आया, वो इतना हैरान था कि ये क्या हो रहा, और उसके लिए जो क्लैपिंग की गई वहां, क्योंकि पूरा स्कूल इकट्ठा होकर उसकी बालकोनी और उसकी क्लासरूम की इज्जत हो गई, वहां पर मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रह सका। अभी भी मैं उस चीज को फील कर, बिल्कुल जज्बाती हूँ। उसके बाद मेरी इसके बगैर, इजाजत के बगैर या मुझे बताए बगैर, स्टाफ ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, तमाम स्कूल के बच्चों को इकट्ठा किया गया। हम कोई शील्ड वगैरह ले गए थे, उन्होंने गुलदस्ते वगैरह मंगवाए हुए थे। तो प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पा रहा था। और वो आज ये चीज हमें शायद हमेशा याद रहेगी कि वो बच्चा इतना खुश हो गया और उसने कहा कि मेरा बड़ा भाई नहीं है, मैं अकेला हूं। आज मैं देख रहा हूं कि मेरे इतने बड़े भाई, मेरे चचा, मेरे मामू की हैसियत से पूरे पुलिस ऑफिसर आए हुए। बिल्कुल। ये वाकया ना, ये मुझे कभी नहीं भूलेगा। आपने जिक्र किया कि आपने बहुत से शोहदा की डेड बॉडीज को भी उठाया है। कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी डेड बॉडी देखी हो या उसके घर वालों के जो आहो बका आपने सुनी हो कि उसने रात में सोते हुए आपको जगा दिया हो? हाँ, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। मुझे एक हेड कांस्टेबल की याद आ रही है, अल्लाह मग़फ़िरत करे उसको। शाम को मेरे पास आया कि सर जी मैंने मोबाइल लेना है। ये 2008 की बात बता रहा हूँ आपको कि मैंने मोबाइल लेना है, मुझे थोड़ा बताइए कौन सा मोबाइल ले लो। मैंने कहा यार मोबाइल के बारे में तो मेरा कोई इतना वो नहीं है। कहते सर आपके पास मोबाइल है, मैं देखता हूँ। मैंने कहा यार मुझे तो इस तरह दोस्त है दुकानदार, मैं भी उसी के पास गया और उसको मैंने कह दिया कि यार मुझे कोई ऐसा मोबाइल दिखाओ जिससे मेरी रूटीन की काम चल जाए। उसने कहा सर वो मैं मोबाइल लेना चाहता हूँ, मुझे उस दोस्त का एड्रेस दीजिए, दुकान का एड्रेस दीजिए, मैं वहां से ले लूंगा। उस वक्त आपकी पोस्ट क्या थी सर? मैं इंस्पेक्टर था उस वक्त, इंस्पेक्टर SHO था। अच्छा। रात को घंटे 2 घंटे बाद वो मेरे पास एक खूबसूरत सा मोबाइल लेके आया, मुझे दिखाया कि सर ये मोबाइल मैं ले आया हूँ। बहुत अच्छा, अल्लाह आपकी नसीब करे। ये मैं DI खान का वाकया बता रहा हूँ आपको। दूसरी दिन सुबह
ठीक मतलब आप 12 घंटे कह लें, 11:30 बजे एक बम ब्लास्ट होता है, अटैक होता है, और वो पुलिस की गाड़ी पे होता है। जो वो पेट्रोलिंग कर रही होती है तो एक सुसाइडर आके उस पर अटैक करता है, और बतौर फर्स्ट रिस्पॉन्डर सबसे पहले क्योंकि मैं भी उस वक्त करीब था, तकरीबन विद इन मिनट में पहुंचा हूं। जो सिक्योरिटी मेजर थे वो पूरे करके जब उन्होंने डेड बॉडीज देखे, और अल्लाह मफरत करे, वकार नाम था उसका, वकार की जब मैंने डेड बॉडी उठाई तो उसके सीने के नीचे, वो उल्टा गिरा हुआ था तो उसके सीने के नीचे वो मोबाइल पड़ा हुआ था, और बाकी उसकी सारी बॉडी पहचान में नहीं आ रही थी, और उसकी पहचान मैंने उस मोबाइल से की। वो वाकया भी मेरे जहन में उसी तरह नक्श है कि उसकी क्या ख्वाहिश थी। तो मोबाइल उसके बाद में बच्चों को दिया गया, उनके हवाले कर दिया गया, पता नहीं अब चल रहा है नहीं चल रहा। मेरी ख्वाहिश थी कि वो मोबाइल मैं अपने पास रखूं, लेकिन फिर मैंने सोच के कि उनके बच्चों की चीजें, उनके बच्चों को मैं। शोहदा, जिस तरह अभी आपने बताया वकार साहब का, क्या ऐसी फैमिली से अभी भी राब्ते में है? बहुत सारे से, क्योंकि मैं खुद ऐसी फैमिली से हूँ जिसमें काफी शोहदा हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे अपने घर खानदान के अगर आप देखें 37 शोहदा हैं, जो कि टारगेट किलिंग में भी हुए हैं, इन पे ब्लास्ट भी हुए हैं। मेरे सर्विंग मामू थे, एसपी थे, डीपीओ लक्की रजब अली जैदी, वो भी टारगेट किलिंग में इस तरह शहीद हुए हैं। तो मुझे एहसास नहीं होगा तो किसको होगा? ऐसे ही ऐसे शहीद भी हैं मेरे घर खानदान में जिनकी उम्र 9 साल थी, और वो नमाज पढ़ते हुए जब अटैक किया गया मस्जिद में, तो एक हमारे बुजुर्ग 73 ईयर के थे, वो शहीद हुए, और बाकी जवान थे, और एक जो छोटा बच्चा था वो 9 साल का था। सर, यकीन करें मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। एक तो आपने डिपार्टमेंट वो चूज किया जो शहीदों का डिपार्टमेंट है, दूसरा आपका खानदान माशाल्लाह से शहीदों का खानदान है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आप बता रहे हैं। थोड़ा सा जज्बाती माहौल से निकलते हैं सर। पसंदीदा मशागिल क्या है? अभी भी किताबें पढ़ना। अच्छा। पहले भी किताबें पढ़ना। मुताला इंसान की वो बंद दरवाजे खिड़कियां खोल देता है जिसका आपको इदराक नहीं होता। जिस चीज से मैं समझता हूँ कि आजकल की हमारे जो जवान है वो दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। आप मुताला कीजिए किताबों का, अच्छी किताबों का मुताला कीजिए, उसमें आपको बहुत कुछ मिलता है। आज अगर मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ या इस जगह पे बैठा हुआ हूँ, इस रैंक पे बैठा हुआ हूँ, तो उसमें जहाँ मेरे घर खानदान की तरबियत है, उसमें किताबों का बहुत बड़ा हाथ है। मुताले करने से यकीनन इंसान जो है बुलंदियों के मनाजिल वो तय करता है। सबसे फेवरेट बुक कौन सी है और किस तरह की किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद है? रियल लाइफ के बारे में जो किताब लिखी जाती है, जिसमें इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए अच्छे टिप्स मिले, वो तारीख भी हो सकती है, वो हमारी करीब की तारीख भी हो सकती है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं जिसमें हमें अपनी ड्यूटी अदा करने में भी अच्छा टिप्स मिल जाते हैं। तारीख पढ़े, तारीख में आपको पता चलेगा कि कौमें कैसे अरूज पे जाती हैं और उनके जवाल होने की वजह क्या थी, और उन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। हमारे दुश्मन कौन है, हमें अपने बच्चों को क्या तरबियत देनी है। इस किस्म की किताबें जब आप पढ़ेंगे तो आपका जहन खुलेगा, आप अपने आप को भी उसमें एडजस्ट कर सकेंगे और आने वाली नस्ल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ये वो चीजें हैं जो संजीदगी से आपको संजीदा रखती हैं, लेकिन आप शायरी से भी दूर नहीं जा सकते। अगर आपके अंदर लतीफ जज्बात हैं, आप इंसान हैं और आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आप वाली बात के सख्त गिर हो जाता है, तो सख्त गिरी को कम करने के लिए अच्छी शायरी पढ़िए। आपने भी बात की कि जिंदगी पर लिखी हुई किताबें ज्यादा आप पढ़ते हैं। जुबैदा आपा के टोटके भी पढ़े जो वो मेरे घर में किताब है, उसको पढ़ा है मैंने, लेकिन उसको फन के तौर पे भी लिया है, लेकिन वो चूंकि मुझ पे नहीं आजमाया जा सकती, मैं उनको नहीं आजमाया जा सकता, लेकिन पढ़ी है मैंने। मुस्तफीद होते हो? हाँ। ऐसे टोटकों से? हाँ, छोटी छोटी चीजें होती हैं। हमारे घर में फटकड़ी होती है। अच्छा। हमने कभी उसका आम इस्तेमाल नहीं देखा,
कहीं पे कोई खराश आ जाए, बच्चे को छोटा सा जख्म लग जाए, कट लग जाए, कोई चीज़ नहीं है, ये तो बैंडेज वगैरह अभी स्टार्ट हो गए, अगर फटकड़ी आपके पास पड़ी है उस पर लगा दीजिए, ये टोटका वहीं पे लिखा हुआ था। अच्छा। ये बचपन से मुझे याद है, क्योंकि मुझे जब कट लगा था तो मेरी वालदा ने उस पर फटकड़ी लगाती थी, ब्लीडिंग रुक गई थी। जबरदस्त, ये तो बड़ी इंफॉर्मेटिव बात है। पसंदीदा शायर कौन है? ये पूछिए कि शौक से किसको पढ़ता हूँ। अच्छा, ये बताइए शौक से किसको पढ़ते हैं सर आप? जिसका शेर भी अच्छा हो उसी को पढ़ता हूँ। लेकिन फिर भी कोई एक होता है जो सबसे ज्यादा पसंद होता है। अहमद फराज साहब को पढ़ता हूँ, कतील शफाई को भी पढ़ता हूँ, हबीब जालिब साहब को भी पढ़ता हूँ। ठीक है। और मिजाहिया सुनने हो तो फिर आपके जहन में मसूद अनवर साहब का नाम आएगा, उनको भी पढ़ता हूँ। जी, आपकी बात ठीक है। फराज साहब तो मोहब्बत के शायर हैं, एक पुलिस ऑफिसर का मोहब्बत के शायर से क्या लेना देना? नहीं, मोहब्बत को वो आप इस माने में लें कि वो जज्बात, जब आपके अंदर फीलिंग्स नहीं होंगी, किसी का दुख समझने की, प्यार, तो फिर आप तो पुलिस ऑफिसर ही नहीं है, फिर तो आप डमी और रोबोट हैं कि जो आपको फीड होगी रिपोर्ट, आप उसमें अपने जज्बात और उसके साथ उसको नहीं सुन सकेंगे, उसको तसल्ली नहीं दे सकते। शायद फराज साहब वो हमारे अंदर क्वालिटी पैदा कर रहे हैं। और ऑपरेशन डिवीजन की तरफ जाएं तो फिर इनकलाबी शायर को देख लीजिए, वो भी हमें मोटिवेट करते हैं। यानी तवाज़ुन कायम रखे हुए हैं आप। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी एक कुएं का मेंढक बन के नहीं रहा जा सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और पुलिस डिपार्टमेंट इतना खुला डिपार्टमेंट है कि इसमें आपको किसी भी वक्त, बल्कि हर वक्त एक जैसे कभी भी दूसरा केस नहीं मिलेगा। हर केस की नौयत अलहदा होगी, कोई एक रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट की तरह नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे। और आप अगर एक ही जगह पे फंस गए कि यही रिपोर्ट है, इससे दाएं बाएं कुछ नहीं है, तो फिर पुलिसिंग में बहुत तकलीफ होती है, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है तकलीफ, फिर पुलिसिंग मुश्किल हो जाती है। कोई पसंदीदा शेर है कि गरूर मस्ती ने मार डाला, वगरना हम लोग जी ही लेते, किसी की आंखों का नूर बनकर, किसी के दिल का करार बनकर, और दयार पीरे मुहा में आकर जो एक हकीकत खुली है सागिर, खुदा की बस्ती में रहने वाले तो लूट लेते हैं यार बनकर। खुदा की बस्ती में रहने वाले तो लूट लेते हैं यार बनकर। जबरदस्त है सर। अभी वापस आते हैं हम इस्लामाबाद पुलिस की तरफ। हम इस्लामाबाद पुलिस से गए नहीं अभी, ये हाँ बिल्कुल ऐसे है। ये जो लीडरशिप है आपकी, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कुछ चेंजिंग आई? पहले आप 2-3 साल से हैं इस्लामाबाद पुलिस में, और भी बहुत सी लीडरशिप के अंडर आपने काम किया होगा, कुछ थोड़ा सा हमें बताइएगा इस हवाले से। देखें, जिस सीट पर किसी इंसान को बिठाया जाता है, जी, पहले तो हम ये कहेंगे कि अल्लाह पाक की मेहरबानी से, उसके बाद वो किसी न किसी तजर्बे से, किसी न किसी फिल्टर से गुजर के आए होते हैं, तब उनको बड़ी सीट दी जाती है, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस के कमांडर हो, चाहे किसी और जगह के कमांडर हो। बिल्कुल, उन्होंने अपना आके विजन देना होता है, पुराने जो चीजें चल रही होती हैं उनको भी चलाना होता है, और नई इनिशिएटिव्स देनी होते हैं। हमारे मौजूदा आजी साहब अली नासिर रिजवी साहब ने पिछले 1.5 साल से जिस तरह कमान किया है, जो नई नई चीजें इस्लामाबाद पुलिस के लिए, पब्लिक की फैसिलिटी के लिए, उनको उनकी हर चीज उनके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए जो अमली इकदाम किए हैं, एक तो नारों में होता है ना कि जी हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर दिया, ऐसा, और प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा होता। बाज़ जगहों पे होता है ऐसा, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, लेकिन हमारे मौजूदा आजी साहब ने पहले एक चीज को मुकम्मल होमवर्क किया, फिर उन्होंने उस चीज पे बंदे ढूंढे कि इसको कौन बेहतर अंदाज में डिलीवर कर सकता है। फिर उसके बाद जब वो पब्लिक को वो डिलीवरी शुरू हुई, तो ये एक मैं समझता हूँ शान है इस्लामाबाद पुलिस की, कि जितनी चीजें हम पब्लिक को उनके दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं, शायद और कोई ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही हमने देखा है सर, फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं पुलिस लोगों के दरवाजों पे लेके जा रही है, पीस ऑन व्हील्स हैं, उसके बाद देखिए पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पहली एक काविश है इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन। बिल्कुल ऐसी है। हम लाइसेंस बनवाने के लिए हमने लाइसेंस की वो ट्रैफिक ऑन व्हील कर दी। किसी इलाके में जाके अगर वो हम आप हेडक्वार्टर ट्रैफिक पे नहीं आ सकते, हमारी गाड़ी जिस इलाके में मौजूद है, स्केड्यूल बना होता है, आप वहां जाइए अपने। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसा पहली बार देखा है कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं या पुलिस डिपार्टमेंट लोगों की गाड़ियां भी ठीक कर रहे हैं। सर आपसे राब्ते का जरिया कौन सा है?
मुझसे राब्ते का जरिया या AIG इन्वेस्टिगेशन और कंप्लेंट से राब्ते का जरिया? बिल्कुल AIG इन्वेस्टिगेशन और कंप्लेंट से राब्ते का जरिया। हाँ, ये मैं बड़ा खुल के आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी खुली कचहरी है, जो हम डेली रोजाना की बुनियाद पर CPO में करते हैं, पब्लिक का कोई भी बंदा बगैर किसी रुकावट के हमारे पास आ सकता है। सिर्फ उसने अपने एंट्री के टाइम शनाख्ती कार्ड जमा करवाना होता है और ये बताना होता है कि जी मैंने खुली कचहरी में जाना। हमारा स्टाफ उसको वेलकम करेगा और जो जगह है जहाँ सारे मिल के बैठते हैं इकट्ठे और इकट्ठे अपने दुख सुख बयान करते हैं, और उनको बिठा दिया जाएगा इज्जत के साथ। बड़ा मीटिंग है सर। ये वो है कि आप खुद चल के आए हैं। अगर आप नहीं आ सकते, बहुत सारे जराए हैं जी, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, 1715 पे कॉल कर सकते हैं। आप 1715 पे कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं, बाई डाक भी भेज सकते हैं। 4-6 जरिए हैं, किसी भी तरीके से जैसे भी मुमकिन हो। पब्लिक पर कोई वो नहीं है, जो तरीका उनके पास है वो सारे तरीके हमने खोल दे रखे हैं। खुद आए, ईमेल करें, डाक के जरिए कंप्लेंट भेजें, 1715 पे कंप्लेंट करें, व्हाट्सएप पे भेजिए, जैसे भी मुमकिन हो। और उसके लिए हमारा डेडिकेटेड स्टाफ मौजूद है, उनको हम रिप्लाई देते हैं कि जी आपकी ये चीज रजिस्टर्ड हो गई, ये आपका कंप्लेंट नंबर है, फिलहाल ऑफिसर को आपकी कंप्लेंट भेजी गई है, और उसको टाइम लिमिट भी बता दी जाती है कि इतने टाइम में आपका ये मसला इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। और उसकी जो फीडबैक में मिलती है, आप समझ लें कि इस टाइम आज जो भी डेट है, इस अगस्त तक हमने 100 कंप्लेंट सुनी है। मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करता हूँ। अगर हमें 100 कंप्लेंट सुना, कि 100 नहीं है 13,000 से ज्यादा है, 100 कंप्लेंट सुनी है तो उसमें 80% रिजॉल्व हुए हैं माशाल्लाह। ठीक, 10% जो है या 11% वो समझ लें कि वो पाइपलाइन में है, जिनकी वो टाइम लाइन पूरी नहीं हुई कि 5 दिन में हल होना है, 6 दिन में हल होना है, 2 दिन में हल होना है। और जो 9%, जो 8% है, वो हमसे रिलेटेड नहीं होते थे। अच्छा, वो हमने किसी और डिपार्टमेंट को भेज दिए, किसी और जगह भेज दिए। और जो 80% रिजॉल्व हो गए, उनकी जो इतनी अमेजिंग फीडबैक आई है, हैरान रह जाएंगे। जबरदस्त। और वो हमारे हासिल है। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। अब मुझे समझ आ रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स के खानदान से निकलना, एक पुलिस ऑफिसर बनना, शोहदा के खानदान से आना, शोहदा के डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना, और इस्लामाबाद पुलिस में एट अ टाइम 4 चार्ज क्यों मिले आपको। अब मुझे समझ आई कि 80% एक बंदा रिजॉल्व कर रहा है, इसमें और फीडबैक भी अमेजिंग है। जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। सर आखिर में आप अपने पुलिस मुलाजमिन के लिए, एक आम पब्लिक के बंदे के लिए जो आपके पास कंप्लेंट लेके आए, उसका तरीकाकार क्या होगा, उसने कैसे आपको अप्रोच करना होगा, ये कैसे कैसे आपने उनको फैसिलिटेट करना होगा, उनके लिए अगर सर आप कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज। जैसे मैंने पहले बताया आपको, जैसे मेरी आवाज पब्लिक तक भी पहुंच रही हो इस वक्त, जो आप मुझे देख रहे हैं, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस और बाकी तमाम चीजें शो हो रही होगी। आप इनमें से किसी पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपकी शिकायत, आपकी कंप्लेंट, आपकी जो भी फरियाद है वो जरूर सुनी जाएगी और उसका बेहतर से बेहतर हल भी किया जाएगा। हमारे सारे फील्ड के ऑफिसर, ऑफिस में बैठे हुए ऑफिसर इसी चीज के लिए हैं। पब्लिक हम पर एतमाद करे, जितना ज्यादा एतमाद करेगी, हम उतनी अच्छी सर्विस आपको दे सकेंगे, हम उतनी अच्छी खिदमत कर सकेंगे आपकी। और मेरा हर जवान इस्लामाबाद पुलिस का इसी चीज के लिए रोड पर मौजूद है, दिन को भी मौजूद होता है, रात को भी मौजूद होता है। चाहे वो पैदल गश्त कर रहा हो, चाहे वो डॉल्फिन वाले मोटरसाइकिल पे गश्त कर रहा हो, चाहे गाड़ी की पेट्रोलिंग कर रहा हो, चाहे ट्रैफिक की ड्यूटी कर रहा हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे धूप निकली हुई है। इस्लामाबाद पुलिस का हर जवान, हर ऑफिसर आपको मेहनत करता हुआ नजर आएगा और इसकी जो आउटपुट है वो हमें पब्लिक से मिलती है और हम देख रहे होते हैं कि पब्लिक हमें रोड पे खड़े होकर अप्रिशिएट करती है। मैंने दर्जनों बच्चे देखे हैं, दर्जनों बुजुर्ग देखे हैं, खवातीन देखी हैं, जो हमारे ट्रैफिक वाले को सलूट करके जाते हैं, उनको सलाम करके जाते हैं। बच्चे अपने स्कूल की बोतल से पानी पिला रहे होते हैं हमारे ट्रैफिक वाले को। क्या मोहब्बत है, यही चीज़ है कि वो उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि उनके लिए रूट क्लियर हो, उनके लिए जैमिंग ना हो। इसी तरह जब कोई फरियादी हमारा आता है थाने में, उसकी फरियाद सुनी जाती है, उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है और उसके बदले जो हम काम करके उसको देते हैं तो वो भी दुआएं देते हुए जाते हैं। मेरी इस्लामाबाद पुलिस के तमाम जवानों से, तमाम नफरी से ये रिक्वेस्ट है कि जिस चीज़ के लिए आपको इस्लामाबाद पुलिस में रखा गया है वो अपना हक अदा करें।
100% अगर अदा नहीं कर सकते तो 90%, 92% तो लाजमी अदा करें ना। जितना आप कर दें, बाकी अल्लाह पाक मदद फरमाए। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो बीच में ही रह गए हैं वक्त की कमी की बायस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो जी, आप लोगों के भी अगर AIG कंप्लेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशन साहब से अगर कुछ सवालात हों तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम इंशाल्लाह सर को दोबारा बुलाएंगे और आपके उन तमाम सवालात के जवाब भी ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया।